स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में चैलेंज सीरीज़ नंबर 8 भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की दृष्टि से देखें तो बहुत ही मायने रखते हैं और जो आप तैयारी कर रहे हो वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं और हर प्रश्न का आंसर आप देने की कोशिश करना दोस्तों। 10 प्रश्न हैं, 10 में से आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं ये आप चेक करना। पहला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। यानी प्रश्न ये है कि जो उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, यानी कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो आपको बताना है। मैं यहाँ पे थोड़ा समय लूँगा ताकि आप आंसर करें, फिर हम चर्चा करेंगे। मैं इसलिए समय ले रहा हूँ ताकि आपको समय मिले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि मुझसे पहले आप दें। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है दोस्तों और शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है, अनुच्छेद 69 में, और जो प्रारूप है शपथ का वो है तीसरी अनुसूची में। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति स्वयं या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को यह कार्य सौंपे वो इनको शपथ दिलवाएंगे। अमूमन जो है राष्ट्रपति स्वयं ही ये शपथ दिलवाते दोस्तों। और उपराष्ट्रपति जो हैं शपथ लेते हैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की, संविधान की रक्षा की, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन थे। अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष थे दोस्तों पी.ए. संगमा पहले अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। जीएमसी बाल योगी वो पहले अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे दोस्तों। और पी.ए. संगमा का जो कार्यकाल है वो 1996 से 1998, 96 से 98 पी.ए. संगमा लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे और अनुसूचित जनजाति समुदाय से बनने वाले पहले व्यक्ति थे लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अनुच्छेद जो 93 हैं उसके तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है और ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चयनित होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, संविधान में जो शब्द हैं इनके लिए चयन शब्द का उल्लेख किया गया है। इंग्लिश में अगर बात करें तो चूज़ लिखा हुआ है, सिलेक्शन नहीं लिखा हुआ है ना, या इलेक्शन शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल न होकर चयन शब्द। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष और खाली जगह। फिर इस तरह का प्रश्न आया हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत का प्रधानमंत्री खाली जगह या रिक्त स्थान, ठीक है ना, होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयनित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, यानी 1955 का यह अधिनियम है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब किया गया, यानी इसमें संशोधन हुआ था और इसका नाम ही चेंज किया गया दोस्तों। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये इसका वर्तमान नाम है, पर ये नाम कब किया गया, प्रश्न ये है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये किया गया था दोस्तों, ये अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और यह नाम बदलकर जोड़ा गया है 1976 में, 1976 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमदर्द समाचार पत्र किसने निकाला था। यानी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने अपने समाचार पत्र निकालकर जनता को
जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, वो धरातल पर जो घटनाएं घट रही थी वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में प्रश्न ये कि हमदर्द नामक जो समाचार पत्र था वो किसने निकाला था? हमदर्द नामक समाचार पत्र निकाला था दोस्तों मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना का है ये समाचार पत्र। और इनका एक और समाचार पत्र है दोस्तों कामरेड। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि मोहम्मद अली जीना पाकिस्तान का जन्मदाता हैं। इनकी संकीर्ण नीतियों की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ था। मोहम्मद अली जीना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, और इन्होंने बहुत ही पुख्ता तरीके से आवाज़ उठाई और इन्होंने ही देश के विभाजन की नींव रखी थी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने समाचार पत्र निकाला था हमदर्द। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। साथ ही साथ दोस्तों आप चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में से अभी भी आपके कुछ सवाल जो हैं वो गलत हो रहे हैं। और आप उन टॉपिक को दोबारा बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? यानी सिंपल सी एक बात है दोस्तों कि राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 74(1) 74 का जो सब क्लॉज है एक में, अनुच्छेद 74(1) में उल्लेखित है। अनुच्छेद 74(1). लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, यह अनुच्छेद 53 में है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 74 में है। साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति काम करता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी उसी के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने हेतु बाध्य किया गया। यानी जो जैसी भी सलाह दी उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान में संशोधन करके इस प्रकार से जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। यानी ये वाली बात है कि जो मंत्रिपरिषद सलाह या सिफारिश देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो एक बार उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति को लगता है कि ये निर्णय जल्दबाजी में हुआ है या यह जो बात है ये अहित की है, तो वो एक बार लौटा सकता है कि एक बार भैया फिर से पुनर्विचार कर लीजिएगा। लेकिन अगर पुनर्विचार करने के बाद में वही राय फिर से आती है, वही सलाह फिर से आती है, तो राष्ट्रपति को काम करना होगा। देखिएगा अगला, सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? आपको सन बताना है दोस्तों। सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों से संबंधित हैं, उनके संबंधों को पुनर्विचार करके सिफारिश करने हेतु ये आयोग की नियुक्ति की गई थी। सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों सन 1983 में। कब? 1983 में। इसमें 3 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया। 2 अन्य सदस्य थे डॉक्टर B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। ये 3 सदस्यीय आयोग था। जनवरी 1988 में रिपोर्ट दी थी और ये केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करके रिपोर्ट देनी थी। तो ये था सरकारिया आयोग, केंद्र और राज्यों से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी का अर्थ होता है दोस्तों जो चुनाव को कंडक्ट करवाता है, चुनाव का आयोजन करता है। यानी मतदान के समय बूथ पे जो कंट्रोल करता है पूरा,
कौन कैसे वोट करेगा, ये सब चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। और इसको बहुत आसान तरीके से समझना है। तो आपने अगर कभी वोट दिया है तो बूथ पे जब आप जाते हो तो बूथ पर 5-6 कर्मचारी होते हैं दोस्तों। उनमें से एक पीठासीन अधिकारी होता है जो उस पूरे बूथ को कंट्रोल करता है कि किसी को वोट देते समय चेक करना है कि कोई अवैध तरीके से तो वोट नहीं हो रहा है, कोई जो है योग्य नहीं फिर भी मत देने आ गए तो उसको रोकना, ये सारा जो कंट्रोल करा वो अधिकारी पीठासीन अधिकारी कहलाता है। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, यानी पीठासीन अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है। पीठासीन अधिकारी की भूमिका दोस्तों निभाते हैं बारी बारी से राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव। कौन निभाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव। और ये राष्ट्रपति तय करते हैं। जैसे एक बार राज्यसभा के महासचिव ने इस बार करवा दिया तो अगली बार लोकसभा के महासचिव का काम होगा, फिर वापस अगली बार राज्यसभा के महासचिव का। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में ये चीज़ें चलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेलगांव किन दो राज्यों के मध्य विवाद का मुद्दा है। बेलगांव एक क्षेत्र है दोस्तों, यह दो राज्यों के मध्य विवाद, सीमा विवाद का कारण है ये। तो किन दो राज्यों के मध्य विवाद का मुद्दा है, आपके लिए प्रश्न ये है। ये मुद्दा है दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बेलगांव जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो बेलगांव को कर्नाटक में जोड़ा गया। अब विवाद क्यों है ये समझा देता हूँ दोस्तों। बेलगांव जो हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मराठी भाषी हैं और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कन्नड़ भाषी हैं। यानी इसके आसपास के जो सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं। और प्रॉपर बेलगांव हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो मराठी लोग हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र ये मांग करा कि ये जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए। और जबकि उस समय तत्कालीन समय में जो सरकार थी उन्होंने, केंद्र सरकार ने इसको कर्नाटक में रखा था। तो इसीलिए ये आज भी ये विवाद का मुद्दा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश पर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। आपको आयोग का नाम बताना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। कृष्णा आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर? कृष्णा आयोग की सिफारिश पर 2 जून 2014 को तेलंगाना उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य हैं दोस्तों। और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कारण क्या था कि इस क्षेत्र के निवासी आंदोलन कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश के साथ रहते हुए हम विकास में पिछड़ गए हैं, संसाधन हमारे हैं लेकिन ये क्षेत्र पिछड़ गया है, अतः हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो 2014 में एक अलग राज्य बना। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी 10 जिलों को मिलाकर ये एक राज्य बनाया गया और हैदराबाद को इसकी राजधानी रखा गया। पहले भी जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अतः 10 वर्षों के लिए, यानी अगर सीधी बात करें तो 2024 तक, 2014 से 2024 आगामी 10 वर्षों तक हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में रहेगी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश को अपनी अलग राजधानी विकसित करनी है। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था 1952 में 1952 में शुरू किया गया, वो किस देश की सहायता से चलाया गया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों यूएसए का एक फोर्ड फाउंडेशन है। तो देश का तो उत्तर होगा यूएसए। किस देश की सहायता से? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक फाउंडेशन था, फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से ये कार्यक्रम जो है वो संचालित होता था। और ये ग्रामीण विकास पर जोर दे रहा था, जहाँ पे ग्रामीण जनों को जो है कृषि और तकनीक और उन्नत बीज के बारे में जानकारी और उचित मूल्य पर ये चीज़ें उपलब्ध करवाई गई।
फिर यह कार्यक्रम कितना सफल रहा इसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और उन्होंने सिफारिश की कि यहाँ पर जो है पंचायती राज को लागू किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अपना जो है स्कोर चेक कीजिएगा कि 10 में से कितना सही है। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। आपकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी समस्याएं हैं उनका निदान वहीं पर कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।